यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज क्या ड्रामा हुआ है और जयशंकर सर की टैली कहां पर पहुंची है, सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को कौन सा धोखा दे दिया है और भारत की खुद की करेंसी इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले क्या कर रही है, नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट भारत में कैसे रिपीट हो गए हैं एंड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर अमेरिका गए हुए हैं, जहां पर वो यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ ट्रेड डील के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि पीयूष गोयल सर ने अमेरिका में कुछ बायलैटरल मीटिंग्स को अटेंड किया है जिनमें कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आ रहे हैं एंड अमेरिका भी ट्रेड टाइज को ऑन ट्रैक लाने के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहा है। अभी तो खैर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे ने आज एक न्यूज ब्रेक की है एंड रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका को पीयूष गोयल सर के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस की मीटिंग काफी एनकरेजिंग लग रही है, जिसके चलते अब व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल दिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की भारत की यात्रा भी पॉसिबल हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सिग्नल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए इस साल के एंड से पहले रेडी हैं। इंडिया टुडे ने तो खैर अपने सोर्सेज नहीं बताए हैं क्योंकि व्हाइट हाउस और न ही भारत सरकार ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट की है, लेकिन न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग की है एंड हो सकता है कि बैकएंड के ऊपर अमेरिका और भारत के बीच इस क्वाड समिट को इस साल के एंड से पहले करने की तैयारियां चल रही हों। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 190 से भी ज्यादा कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और विदेश मंत्री आ रहे हैं। हम बात करेंगे जयशंकर सर के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जयशंकर सर 5 दिन पहले न्यूयॉर्क इसलिए लैंड हुए थे ताकि इतने दिनों पहले जयशंकर सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दुनिया के अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग कर सकें। इसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि जयशंकर सर ने पहले 2 दिन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर 12 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग कर ली है और ये 12 देश हैं अमेरिका, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, जमाइका, सेंट लूसिया, सोमालिया, सूरीनेम, लेसोथो, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स। वीडियो रिकॉर्ड करते समय इन कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर सर ने मीटिंग की है। इसके अलावा 2 मल्टीलेटरल मीटिंग्स भी अटेंड की हैं जहां पर कई सारी देशों के विदेश मंत्री एक साथ आए थे। इनमें से एक मीटिंग यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ थी और दूसरी मीटिंग हुई है ग्लोबल साउथ की लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, जिसमें 25 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अभी 3-4 दिन और चलनी है एंड इन टोटल जयशंकर सर अगले कुछ दिनों में 25 से 30 देशों के साथ बायलैटरल 1-on-1 मीटिंग करने वाले हैं और 4 से 5 मल्टीलेटरल मीटिंग्स और भी होने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के मुकाबले अगेन ऑल टाइम लो के फिगर को टच कर लिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 88 रुपीस 93 पैसे तक गिर गया था। अभी इस समय इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 88 रुपए 77 पैसे के अराउंड फ्लोट कर रहा है एंड अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले 4 से 5 दिन के अंदर इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 89 रुपीस के मार्क तक भी गिर सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट नहीं बल्कि आज दिन में लेह लद्दाख में हुए प्रोटेस्टों को लेकर आ रहे हैं। लद्दाख में 6th शेड्यूल को लेकर काफी सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज इन प्रोटेस्ट ने नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट का रूप ले लिया और न सिर्फ पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला किया बल्कि कई सारी बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया गया, सेम जैसे नेपाल में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के प्रोटेस्ट लद्दाख की हिस्ट्री में सबसे वायलेंट प्रोटेस्ट थे। आज बीजेपी ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को भी डैमेज करके उनकी बिल्डिंग को आग लगा दी गई, सीआरपीएफ और पुलिस के कई सारे व्हीकल्स को जलाया गया। पथराव में 10 लोग इंजर्ड हो गए हैं जिनमें से 2 क्रिटिकल हैं और एक सीआरपीएफ जवान भी इंजर्ड बताया जा रहा है। साफ नजर आ रहा है कि लद्दाख के प्रोटेस्टर्स ने भी नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट का रूप ले लिया था और ये सब हुआ 6th शेड्यूल की डिमांड के कारण। लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनके पास अपनी खुद की जमीन, अपने रिसोर्सेज और खुद की ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की पावर्स बिल्कुल नहीं बची हैं। न्यू दिल्ली का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो गया है और 6th शेड्यूल से उनको स्पेशल राइट्स मिल जाएंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज को मिले हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिमांड को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेजिटेट करती है क्योंकि लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है जहां पर हमेशा से चाइना और पाकिस्तान के साथ टेंशंस रहती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लद्दाख के ऊपर उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो ताकि नेशनल सिक्योरिटी, आर्म्ड फोर्सेस और नेशनल इंटरेस्ट के मामले में कोई भी डिले ना आए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग से पावर शेयरिंग करके दूसरी अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए, ये हम सब भी मानते हैं। लद्दाख के लोगों को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से वायलेंस करना और आम लोगों और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर हमला करना
ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लद्दाख एक सेंसिटिव रीजन है, इसलिए सरकार को भी जल्दी से इंटरवीन करके सॉल्यूशन तुरंत निकालना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में भी देख चुके हैं कि ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट आगे चलकर कितना बड़ा रूप ले लेते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि सोनम वांगचुक इसने इस वायलेंस के बाद अपनी हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से संबंधित, और ये भी न्यूयॉर्क से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान जब भी इंटरनेशनल मंच के ऊपर जाता है तो पाकिस्तान का एक ही काम होता है, जम्मू कश्मीर के मसले को इंटरनेशनलाइज करना और बेवजह इस मसले में दूसरी कंट्रीज को भी घुसाना। इस बार भी पाकिस्तान ने यही किया है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू कश्मीर की एक मीटिंग बुलाई थी। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें 57 मुस्लिम देश इसके मेंबर्स हैं, इसमें OIC नाम के ग्रुप में पाकिस्तान ने एक सब ग्रुप बनाया है जिसका नाम है OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान को जब भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मसला उठाना होता है तो वो इस ग्रुप की एक मीटिंग बुला लेता है। अब ये जो OIC के अंदर OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर नाम का सब ग्रुप है, इसके मेंबर्स हैं पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, सऊदी अरब और नाइजर। यानी सऊदी अरब भी अंदर ही अंदर कश्मीर मसले के ऊपर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। अब ये जो 5 देशों का OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर है, न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर इन सब की एक मीटिंग बुलाई थी एंड इन 5 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने जम्मू कश्मीर के ऊपर ये मीटिंग अटेंड की और प्रेस रिलीज में ये कहा कि ये ग्रुप कश्मीर के लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान और भारत के बीच मई क्लैशेस के बाद जो सीजफायर हुआ है उसका वेलकम करता है और साउथ एशिया में मिलिट्री एस्केलेशन को लेकर काफी चिंतित है। एंड इसके अलावा भी इन्होंने काफी सारी बकवास की है और इस प्रेस रिलीज में इनडायरेक्टली भारत को टारगेट किया है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि सऊदी अरब और नाइजर ये देश भी इस मीटिंग में शामिल हुए। अजरबैजान और टर्की का तो हमको पता है कि ओपनली कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मीटिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर हर साल ही होती है। लास्ट बार ये मीटिंग साल 2022 में हुई थी, लेकिन इस बार ये 5 देश अगेन पाकिस्तान की बातों में आ गए और इन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर ये मीटिंग कर दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और जर्मनी को लेकर। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा के ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिनमें से मैक्सिमम विड्रॉ कर दी गई। अब क्योंकि 72% H1B वीजास और जॉब्स इंडियंस के पास हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मूव इंडियन वर्कर्स के अगेंस्ट माना जा रहा था। इसलिए अब जर्मनी सामने आ गया है और जर्मनी ने कहा है कि वो भारत के वर्कर्स को अपने देश में वेलकम करते हैं। जर्मनी के भारत में एम्बेसडर फिलिप एकरमैन ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है जिसमें जर्मन एम्बेसडर ने कहा कि हाईली स्किल्ड इंडियंस के लिए मैं एक कॉल देना चाहता हूं। जर्मनी अपनी स्टेबल माइग्रेशन पॉलिसीज के लिए अलग ही पहचान रखता है और यहाँ पर इंडियंस के लिए IT, मैनेजमेंट, साइंस और टेक में बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारी माइग्रेशन पॉलिसी एकदम रात में चेंज नहीं होती है। जर्मनी की माइग्रेशन पॉलिसी बिल्कुल एक जर्मन कार की तरह रिलायबल और प्रिडिक्टेबल है। जर्मन एम्बेसडर ने आगे कहा कि जर्मनी में काम करने वाले एक एवरेज इंडियन की अर्निंग एक एवरेज जर्मन से भी ज्यादा होती है और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडियंस की हाई सैलरी का मतलब है कि इंडियंस हमारी सोसाइटी और वेलफेयर में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं और बेस्ट लोगों को बेस्ट जॉब देते हैं, इसलिए जर्मनी आए और यहाँ पर जॉब करें। मैं इंडियन से आग्रह करता हूँ, ये कहना है जर्मन एम्बेसडर का। अब जर्मन एम्बेसडर को पता है कि इंडियंस ने अमेरिका की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है एंड अगर इंडियंस सेम कंट्रीब्यूशन जर्मनी की इकोनॉमी में देंगे तो जर्मनी की इकोनॉमी जो इस समय स्लो डाउन फेस कर रही है उससे बाहर निकलने में ह्यूज बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ये भारत के वर्कर्स को बुला रहे हैं एंड स्पेशली स्किल्ड वर्कर्स को। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और भारत को लेकर। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करने खुद ही आए थे एंड अगेन एक बार फिर इन्होंने कश्मीर मुद्दे को अपनी स्पीच में मेंशन करते हुए भारत को टारगेट किया और भारत को सलाह देने की कोशिश की। अर्दोगान ने अपनी यूनाइटेड नेशंस की स्पीच में कहा कि हम मानते हैं कि साउथ एशिया में शांति और स्टेबिलिटी बरकरार रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल महीने में पाकिस्तान और भारत के बीच की टेंशंस जो कॉन्फ्लिक्ट तक जा पहुंची थी, उसके बाद जो सीजफायर हुआ है उसका हम वेलकम करते हैं। हम ये भी एम्फसाइज करते हैं, यानी कि हम इस बात के ऊपर जोर देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देशों का साथ मिलकर काम करना बहुत ही जरूरी है। हम ये पैरवी करते हैं कि कश्मीर का मसला सिर्फ बातचीत से ही सुलझाया जाना चाहिए और ये बातचीत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए एंड इसमें हमारे कश्मीरी भाई बहनों की एस्पिरेशंस और कश्मीरियों की उम्मीदों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये कहना है अर्दोगान का। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच दी थी उसमें अर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे को पिछले साल नहीं उठाया था, लेकिन उससे पहले अर्दोगान 4-5 बार कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में उठा चुके हैं एंड अगेन 1 साल के गैप के बाद ये दोबारा से उन्होंने कश्मीर मुद्दे को मेंशन किया है।
मे भी पाकिस्तान को खुश करने के लिए, क्योंकि सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के बाद मुस्लिम कंट्रीज में पाकिस्तान की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। शायद अर्दोगान इसीलिए 1 साल के बाद अगेन कश्मीर मसले को अपनी स्पीच में उठा रहे हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।